Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chapter number 3, Dynamics. Today we are going to discuss the conceptual question of chapter number 3. Question number 1 is, why does dust fly off when a hanging carpet is beaten with a stick? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप एक कारपेट को बीट करते हो तो उससे जो डस्ट होती है वो कैसे गिरती है, कैसे खत्म होती है, व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड. So the reason is inertia. First we should know what the inertia is. Inertia is tendency of body to retain its position. कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है तो वो अपनी उस स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है एंड दैट इज इनर्शिया. अब इस इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं. तो इनर्शिया क्या कहता है कि हमारे पास जो चीज है वो जिस स्टेट में है वो उसी में रहे. तो डस्ट पार्टिकल्स जो कि कारपेट के अंदर होते हैं वो इनिशियली रेस्ट पे होते हैं. जैसे ही हम कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट मोशन में आ जाती है. अब कारपेट के मोशन में आने से डस्ट पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाते हैं और वो अपनी सपोर्ट को छोड़ देते हैं एंड दे विल फॉल डाउन टू बी एट रेस्ट अगेन. वो नीचे गिर जाते हैं ताकि वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को कंटिन्यू कर सके. सो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं दैट कि बॉडी अपना डस्ट पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन को रिटेन रखने के लिए ड्यू टू द इनर्शिया डस्ट जो होती है कारपेट को छोड़ देती है, विल फॉल डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हैंगिंग कारपेट और साथ डस्ट पार्टिकल्स को लिया. यहाँ वो कहता है इफ योर हैंड्स आर वेट एंड नो टॉवल इज हैंडी यू कैन रिमूव सम ऑफ द एक्सेस वाटर बाय शेकिंग देम. Why does this work? कहता है कि अगर आपके हाथ गीले हैं और आपके पास टॉवल या कुछ भी नहीं है टू ड्राई योर हैंड्स, सो व्हाट यू डू इज कि आप अपने हैंड्स को शेक करते हो. आप अपने हैंड्स को शेक करोगे तो आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं. नाउ यू हैव टू टेल द रीजन कि हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है. सो द सेम रीजन एज वी डिस्कस अबव कि ड्यू टू द इनर्शिया हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे आते हैं लाइक अ डस्ट पार्टिकल्स. और जैसे हमने ऊपर कारपेट की बात की, कारपेट को लिया, वैसे हमारे हैंड्स आ जाते हैं. जैसे ही हम अपने हैंड्स को मोशन में लेके आते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी मोशन में आ जाते हैं विच वांट टू बी एट रेस्ट. तो वो क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, अपनी सपोर्ट को छोड़ देते हैं एंड फेल डाउन. वो नीचे आ जाते हैं, हाथों से गिर जाते हैं. एज अ रिजल्ट हमारे पास जो हाथ होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई अ बलून फिल्ड विद एयर with air move forward when it is released. कि एक बैलून में जब हम एयर को फिल करते हैं तो जब बैलून से एयर रिलीज करते हैं तो वो फॉरवर्ड मूव करता है. हाउ इट हैपेंस? सो रिमेंबर कि हमने लॉ पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ. तो वहां पे हमने एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पढ़े थे. एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस में हमने कहा था दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. और फिर वहीं पे हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने बैलून की एग्जांपल पढ़ी थी और हमने कहा था ऐसे हम स्ट्रॉ के साथ उसको अटैच करते हैं एंड देन वी फिल इट विद द एयर और फिर जब हम उसे रिलीज आउट करते हैं वी कैन सी द एक्शन एंड रिएक्शन बोथ फोर्सेस. एक तो वो रीजन आ गई ठीक एक्शन और रिएक्शन की. दूसरी हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि मोमेंटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है. पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ ही रहता है हमारे पास. जब एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लेते हैं तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है. फॉर दैट हमने कहा कि ये दोनों रीजंस हैं कि हमारे पास बैलून मूव फॉरवर्ड करता है जब हम उसे रिलीज करते हैं. और इनकी एक्सप्लेनेशन हमने दी कि जैसे ही हम यहाँ डायग्राम है उससे हम समझते हैं कि जैसे ही हम बैलून को रिलीज करते हैं, उसकी एयर को रिलीज करते हैं तो जो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स बैलून से आते हैं दीज आर लाइक द एक्शन फोर्सेस. और एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो एयर होती है वो पुश बैक देती है या फिर हम थ्रस्ट का लफ्ज यूज करते थे कि उससे थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करती है. तो हमारे पास बैलून क्या होता है दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है. इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने कहा कि इनिशियली हमारे पास वो रेस्ट पे था मतलब पी आई 0 है
और पीएफ के लिए हमने कहा कि हमारे पास जैसे ही हम उसे रिलीज करते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, रॉकेट प्रोपेलियन के हमने एग्जांपल ली थी जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने कहा था एज इट मूव फॉरवर्ड तो उसका मास कम होता जाता है, मास डिक्रीज हो जाता है, P इज टू mv होता है। रिलेशनशिप बता रही हूँ मोमेंटम का, P इज टू mv। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होते हैं। देखिए जब बैलून में से एयर रिलीज आउट होता है तो उसका मास कम हो जाता है ना, मास कम हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, एट द एंड हमारे पास Pi इज टू Pf हो जाता है। क्लियर? अब सेम केस कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि 3 में सॉरी, why does the hose pipe tend to move backward when the fireman directs a powerful stream towards the fire? कि हमारे पास एक होस पाइप होता क्या है? फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट। जब भी हमारे पास कहीं पे फायर लग जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो वहां हम फायरमैन को बुलाते हैं। जब फायरमैन को बुलाते हैं तो वी कैन सी दैट इन अ पिक्चर कि उनके पास ऐसे बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। अब इनमें जो पानी आता है दैट कम विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है कि जब इसमें से पानी निकलता है तो हमारे पास सेम बोथ केसेस, एक्शन और रिएक्शन फोर्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम दोनों को देखते हैं। कहता है कि जैसे ही हमने ऑन किया तो हमारे पास होस पाइप में से जो पानी निकलता है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो वो पानी जो होता है वो एक्शन फोर्स वाटर जो है एक्सर्ट करता है किस पे? पाइप पे। अब जब पानी होस पाइप पे एक्शन करता है तो वाटर पाइप जो है, होस पाइप जो है वो रिएक्शन करता है एज अ रिजल्ट। तो हमारे पास क्या होता है? इट विल मूव बैकवर्ड। अब इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी सेम प्रोसेस होता है। Pi इज इक्वल्स टू Pf एंड देन वी हैव टू कंजर्व द लॉ, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आते हैं एज वी डिस्कस अर्लियर इन द अबव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है योर कार इज स्टक इन अ मड, सम स्टूडेंट्स ऑन देयर वे टू द क्लास सी। आपकी एक कार है जो मड में स्टक हो गई है, वहां पे पानी भी है, कीचड़ टाइप जगह है, तो वहां पे स्टक हो गई है। व्हाट यू विल डू कि आपने उस कार को वहां से निकालना है। तो यहाँ पे रीजन जो है दैट इज फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन आ जाती है। तो आपने क्या करना है, समहाउ वहां पे ट्रंक पे हम लोग बच्चों को बिठा देते हैं। ठीक, अब जैसे ही कार की ट्रंक पे बच्चे बैठेंगे तो कार का मास ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, जब मास ज्यादा होगा तो हमारे पास मास या वेट दैट इज डाउनवर्ड, ऐसे ही होता है ना, दैट डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स द अर्थ होती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास वहां पे नॉर्मल फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा कि वहां पे मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। मास ज्यादा हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा हुई, फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा हुई। अब जैसे ही नॉर्मल फोर्स ज्यादा होती है तो हमारे पास जो कार होती है इट विल कम आउटवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द फ्रिक्शन हेल्प यू टू वॉक? इज इट काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन? कहता है कि फ्रिक्शन आपको कैसे हेल्प आउट करती है वॉक करने में, और आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन सी फ्रिक्शन है? इज इट काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन? तो बच्चों ये बात डीपली हमने डिस्कस की कि हाउ इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन हम चल ना सकते, हम कुछ भी काम परफॉर्म न कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए लाइफ को कैरी ऑन करना। हम लिख ना सकते पेन के साथ और लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि हम ना कर सकते। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि जब आप चल रहे हो तो आपका और अर्थ का कांटेक्ट है। ठीक, तो जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आता है? एज वी नो दैट कि रेस्ट में आ जाना इज लाइक अ कांटेक्ट में आ जाना, तो वहां पे हमारे पास आ जाती है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। आप चल रहे होते हैं तो आपका वेट डाउनवर्ड होता है। ठीक, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड हो जाती है, ग्राउंड की जो फ्रिक्शन होती है वो एक डायरेक्शन में, और आपकी जो एंकल होती है या पांव होता है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है, और उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो बैक साइड पे। मीन सेट के हमारे पास इस किस्म का कोई फ्लूट चार्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक हम जमीन के साथ अटैच हमारा पांव नहीं होता, हम स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं आते हैं, वी कैन नॉट वॉक।
तो फॉर वॉकिंग द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज डिस्कस्ड हियर इज काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। के स्टैटिक फ्रिक्शन हमें किस में हेल्प करती है? वॉकिंग में हेल्प करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज whenever we apply a brake on a car, कि जब हम गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बैक के जो 2 टायर्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वो लॉकअप हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट टायर्स होते हैं वो मूव करते हैं कुछ देर तक। सो वी हैव टू फाइंड द रीजन। अगेन द रीजन इज इनर्शिया, कि जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई की तो हमारे पास जो बैक टायर्स होते हैं वो लॉकअप हो जाते हैं, लेकिन फ्रंट वाले मोशन में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इनर्शिया वहां पे होता है जो कि उसकी बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी की पोजीशन को। अगर ऐसा ना हो तो बैक वाले लॉकअप ना हो तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमारी गाड़ी होती है वो स्किड कर जाए, मीन्स दैट कि सडन मोशन वहां पे हो जाए, उलट हो जाना, गाड़ी उलट हो जाए। फिर अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास जब भी ब्रेक अप्लाई होती है तो इनर्शिया हेल्प आउट करता है और जो हमारे बैक व्हील्स होते हैं वो सडनली एकदम से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाते हैं। Now the question number 8 is why the surface of conveyor belt is made of। सबसे पहले तो हमें समझना है what this conveyor belt is। तो बच्चों ये हमारे पास एक बेल्ट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पुली यूज की हुई होती हैं। यू कैन सी इन अ डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट हमने यूज किए हैं। ये हमारे पास फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में या फिर एयरपोर्ट में यूज होते हैं। जब हमारा सामान चेक हो रहा होता है ना तो वहां पे वो जो नीचे लगा हुआ होता है मटेरियल दैट इज कन्वेयर बेल्ट। अब उसमें क्या होता है कि नीचे ऐसे रोलर लगे हुए होते हैं और सिंपली से पुलीज लगी हुई होती है। इट मे बी 2, इट मे बी मोर देन 2, सो वी कॉल्ड इट अ कन्वेयर बेल्ट। अब वो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप कन्वेयर बेल्ट की जो सरफेस होती है उसे रफ क्यों बनाते हैं? तो बच्चों हमारे पास 2 चीजें हैं ना, उन्हें कांटेक्ट मिलाने। कोई भी चीज है वो उसके ऊपर से मूव करेगी। अगर इंडस्ट्री में हम यूज करें तब भी 2 चीजों ने मतलब किसी भी चीज ने उससे मूव करना है, चलना है। और अगर हम एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज करें तब भी ऐसा ही होता है। ताकि उन दोनों चीजों के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, कम नहीं हो जाए, ज्यादा हो जाए, कि चीजें स्लिप आउट ना हो, तो हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में रहे वो दोनों चीजें, हम वहां पे उसको, और चीजें गिरे नहीं। अगर वहां पे हम सरफेस को स्मूथ रखते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन कम होगी। फ्रिक्शन कम होगी तो जो भी चीज होगी दैट विल स्लिप आउट, वो स्लिप होगी। सो दैट्स वाई के हम क्या करते हैं, अपने कन्वेयर बेल्ट को रफ रखते हैं। अब ये देखें, कुछ हमारे पास मैंने बताया, अगर ये स्मूथ है, इट इज लाइक अ डायमंड एंड ऑल दिस, आप सरफेसेस देख लें कि कभी भी वो हम स्मूथ नहीं रखते हैं। बाकी जिस किस्म की हम उनकी शेप्स या उनकी सरफेसेस रख सकते हैं, दे आर गिवन हियर। ओके, now question number 9 is why does a boatman tie his boat to the pillar before allowing the passenger to step in the। क्या होता है कि जैसे ही कश्ती आके रुकती है किनारे पे तो जो आपका राइडर होता है, जो आपका बोटमैन होता है, वो सबसे पहले कश्ती को बांधता है और फिर जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें कहता है टू गो ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? यहाँ डायग्राम में देखें आप कि जब वो बंदा उतर रहा है तो उसका एक्शन इस साइड पे है लेकिन रिएक्शन फोर्स इस साइड है। अब जैसे ही ऐसे होगा, 1-2 बंदे उतरेंगे तो वो अपने पांव से उसे बैकवर्ड पुश दे रहे हैं। अब जैसे ही वो बैकवर्ड पुश देते हैं, उनका हल्का सा पुश भी बोट को पानी में ले जाएगा और जब वो बोट पानी में चली जाएगी तो इट विल गो अगेन इनटू द वाटर। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले ही बोट को किसी पिलर के साथ टाई कर दिया जाता है ताकि बैकवर्ड मोशन, बैकवर्ड जो वहां पे रिएक्शन फोर्स है या पांव से बैकवर्ड मोशन हो रही है, उससे कश्ती दोबारा से पानी में ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इज द वेलोसिटी कांस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब मेरी जो पहली स्टेटमेंट है जिसमें मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यहां से हम देखते हैं।
देखिए बच्चों, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में कहा कि जब भी बॉडी मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है हर पॉइंट पे चेंज होती है. इट चेंजेस टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक, हमारे पास टेंजेंट टू द सर्कल ये मूव करती है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन इज कंफर्मली चेंज. अब बात रह जाती है मैग्नीट्यूड की, स्पीड की. तो अगर हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है तो दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है, कोई भी चीज है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास वो क्वेश्चन कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी. तो बच्चों, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे, तो इज इट पॉसिबल कि वो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट हो? नहीं है पॉसिबल ना. और एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वी कॉल इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ऐसे ही कहा था ना. और हमने कहा था सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल की तरफ होती है. सो दैट्स व्हाई वी विल पुट द नेगेटिव साइन. अब हमारे पास व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी तभी जाके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक, तो हमने क्या कहा कि वेलोसिटी कांट बी कांस्टेंट. हमारे पास वो कांस्टेंट नहीं हो सकती. यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है दैट इज एक्सेलरेशन. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, यू टाई अ ब्रिक विद द एंड ऑफ अ रोप एंड व्हील द ब्रिक अराउंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अ ब्रिक. अगर आप उसे छोड़ते हो तो कहता है कि आपने क्या किया, एक रस्सी ली और उसके साथ एक ईंट को बांध दिया. देन यू हॉरिजेंटली व्हील करते हो उसे, मीन्स दैट कि उसे गोल गोल घुमाते हो. जब आप उसे गोल घुमाओगे और उसके बाद आपने क्या करना है, उसे फेंकना है, तो क्या होगा, आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी. हमने पहले ऊपर सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया कि अगर हम उसे सर्कल में मूव करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पे टेंजेंट होगी. तो जैसे ही हम उसे रिलीज आउट करेंगे, अपने हाथ से फोर्स देना बंद करेंगे, उस फोर्स को जो बॉडी को सर्कल में मूव कराती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक, हम सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद करेंगे तो क्या होगा, बॉडी विल मूव स्ट्रेट. अब स्ट्रेट तो वो मूव करेगी वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन उसकी ऐसी है, लेकिन वी हैव नॉट टू निग्लेक्ट द ग्रेविटी. ग्रेविटी को हमने निग्लेक्ट नहीं करना. अब जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो इस किस्म के डायरेक्शन में नीचे आएगी. या तो अगर हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं देन वी विल से कि वो स्ट्रेट लाइन में आगे चली जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि वो ग्रेविटी को हमने निग्लेक्ट नहीं करना. और अगर हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं करते तो हमें ये डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी और साथ ग्रेविटी भी दिखानी पड़ेगी. हम कहेंगे व्हेनेवर वी रिलीज द ब्रिक इट विल मूव टेंजेंट टू द सर्कल. हमारे पास वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करेगी एंड इट विल फॉलो द पाथ लाइक given in the diagram. अब लास्ट क्वेश्चन है, कहता है why is the posted speed for a turn lower than the speed limit on a highway. हाईवे पे गाड़ियां बड़ी स्पीड से जाती हैं, ऐसे ही होता है ना, लेकिन जैसे ही टर्न आता है वहां पे स्पीड लिमिट दी हुई होती है. ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हमने फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, दैट वाज Fc = mv² डिवाइडेड बाय r. राइट, यही पढ़ा ना. अब अगर हमारी गाड़ी कम स्पीड के साथ भी मूव करती है तो वहां पे यहाँ हमने क्या किया है, वेलोसिटी का स्क्वायर लिया हुआ है. मींस दैट के ज्यादा इफेक्ट, जब कोई चीज ज्यादा इफेक्ट देती है तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं. अगर यहाँ मोड़ पे गाड़ियां, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अक्सर गाड़ियां स्किड कर जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं मोड़ पे. क्यों? उनकी स्पीड ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई हमें वहां पे स्पीड लिमिट दिया जाता है कि अगर आपने इस मोड़ में गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो अपनी स्पीड ये रखें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कितना सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं. वहां पे आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी और अगर आपके पास वो होगी, रेडियस उसका कितना है, वो सारी चीजें देख के, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको वहां पे फोर्स बताई जाती है. ठीक, अगर हम उससे ज्यादा फोर्स रखते हैं, मींस दैट उससे ज्यादा स्पीड रखते हैं, तो क्या होगा कि हमारी गाड़ी उल्टी हो जाने का खतरा होता है. Hope that it will be clear to you, and if there is any question, do ask. Allah Hafiz.